हेलो स्टूडेंट्स। सो मॉडर्न फिजिक्स में जैसा कि हम सब जानते हैं हमारे तीन मेजर पार्ट्स हैं, डुअल नेचर, एटम्स एंड न्यूक्लियाई। और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि हर सेगमेंट से हम एक से दो क्वेश्चन एक्सपेक्ट करते हैं नीट एग्ज़ाम में। न्यूक्लियाई से भी अक्सर आप देखेंगे एक या दो सवाल आते हैं। एक मैथमेटिकल पार्ट है, रेडियो एक्टिविटी वाला पोर्शन, और एक जनरल पोर्शन है जिसमें कि आप न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी और बाइंडिंग एनर्जी वाला पार्ट देखते हैं। फटाफट एक दो मिनट के अंदर थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन लेते हैं, जो चीज़ें हम सबको पता है। एटॉमिक मास यूनिट का कॉन्सेप्ट हम सबको मालूम होना चाहिए। दैट इज 1/12 ऑफ सिंगल एटम ऑफ C612 आइसोटोप। सो 1 AMU हो जाएगा 1/12 ऑफ सिंगल एटम का मास, यानी 12 ऑफ मास। एक 12 ग्राम में इतने एटम्स, तो इससे डिवाइड कर देंगे। दैट इज 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg। और एटॉमिक मास यूनिट पे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास लगभग इतना आ जाएगा। लगभग प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सेम है। देन फटाफट थोड़ा सा आइडिया ले लेते हैं। हिस्टोरिकल फैक्ट है, कोई क्वेश्चन आएगा, बहुत ही रेयर पॉसिबिलिटी है, बट थोड़ा सा क्लियर रहे दिमाग में। हिस्टोरिकली हम न्यूक्लियस के अंदर ही सोचते थे कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होंगे, बट देयर आर मेनी रीजंस टू प्रूव या टू थिंक इलेक्ट्रॉन कैन नॉट एक्सिस्ट इनसाइड द न्यूक्लियस। वन इज हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, क्योंकि न्यूक्लियर साइज के हिसाब से जब आप डेल्टा पी डेल्टा एक्स करेंगे तो मोमेंटम का ऑर्डर लगभग 16 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 10⁻7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर कूलम का आएगा। और जब आप इससे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी निकालेंगे तो रफली वो 16 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की आएगी। लेकिन जो भी हम बीटा रेस या जो बीटा रेडिएशन जो रेडियो एक्टिविटी में निकलता है, किसी में भी हमको इस ऑर्डर के इलेक्ट्रॉन्स नहीं मिलते हैं। दूसरा, कुछ न्यूक्लियर स्पिन की वजह से और जो मैग्नेटिक मूवमेंट्स हैं, तो जब वो कैलकुलेट होकर आते हैं तो ये मानना मुश्किल हो जाता है कि न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। देन द डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन हुआ क्या था बेसिकली, बेथेन रैकर ने एक एक्सपेरिमेंट किया, अल्फा रेस को बेरियम पे डाला, कुछ रेडिएशंस निकले, लोगों ने उसे गामा रेस समझा। जब ये फर्दर पैराफिन पे जाते थे तो ये प्रोटॉन्स निकालते थे। प्रोटॉन्स की एनर्जी का ऑर्डर होता था 5.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इससे पहले कॉम्पटन इफेक्ट में भी ऐसा हो चुका था कि हाई एनर्जी फोटॉन्स आते थे, टकराते थे, और टकरा के फोटॉन भी रह जाते थे और कुछ इलेक्ट्रॉन्स वगैरह डिस्प्लेस हो जाते थे। लेकिन बाद में क्या हुआ, चैडविक ने जब कैलकुलेशन किए तो उनको समझ में आया कि अगर इस ऑर्डर के प्रोटॉन्स निकालने हैं तो गामा रेस को कम से कम 50 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होना पड़ेगा। कैसे, अभी में हम उस डिटेल में नहीं जाएंगे। तो अल्टीमेटली उन्होंने बोला कि ये इसी के प्रोटॉन की मास के बराबर का कोई पार्टिकल आके अगर टक्कर मारे तो लगभग 5.7 मेगा इलेक्ट्रॉन की एनर्जी से ही काम बन जाएगा। और यहाँ से उन्होंने प्रपोज किया कि ये जो पार्टिकल्स निकले, जो न्यूट्रल, जो यहाँ से रेडिएशन कह लीजिए, जो भी न्यूट्रल बॉडीज निकली, बेसिकली देवर न्यूट्रॉन्स। नाम से ही क्लियर है, इन पे चार्ज नहीं होगा, मास इनका ऑलमोस्ट प्रोटॉन के बराबर है, जैसा कि हमने पहले लिख दिया। ठीक है ना। सो दिस इज द हिस्टोरिकल एस्पेक्ट। बस इतनी चीजें आप दिमाग में रख के हम लोग आगे बढ़ते हैं। देन अगेन देयर आर अ फ्यू थिंग्स वेरी सिंपल, आप लोग ऑलरेडी पहले से जानते हैं। तो ये हमारे पास अब स्ट्रक्चर है, न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होंगे सराउंडेड बाय रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स। All the chemical properties are determined by electronic configuration, we all know. Then atomic number is the charge number Z, that is the number of proton. Mass number is A, that is proton plus neutron. जो हम न्यूक्लियाई का जो सिंबल रिप्रेजेंट करेंगे that is ZXA। तो न्यूक्लियर मास जो होगा रफली that is equal to sum of, यहाँ पे नोट कर लीजिएगा रफली, not exactly, there is some difference. That is the basic concept behind binding energy or the mass deficit. So atomic mass और न्यूक्लियर मास में डिफरेंस है। एटॉमिक मास में आपको क्या करना पड़ेगा, न्यूक्लियर मास में Z इलेक्ट्रॉन का मास भी ऐड करेंगे तो आपको एटॉमिक मास मिल जाएगा। बाकी ये सब कभी कभी ऐसे पूछ लेता है, हो सकता है केमिस्ट्री में ज़्यादा सवाल आते हैं। आइसोटोप, आइसोटोन, आइसोबार, यू ऑलरेडी नो आइसोटोप क्या होते हैं। सेम एटॉमिक नंबर, डिफरेंट एटॉमिक मास, आइसोटोन विद सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड आइसोबार विद सेम एटॉमिक मास। ठीक, सो दिस पार्ट इज वेरी सिंपल। हम लोग फटाफट आगे बढ़ते हैं। नाउ साइज ऑफ न्यूक्लियस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक साल अगर हम छोड़ते हैं हर ऑल्टरनेट ईयर पे, यहाँ से हमको कोई ना कोई क्वेश्चन मिलता रहता है। एक्सपेरिमेंटली कह लीजिए या एम्पेरिकली, द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस कम्स आउट टू बी सम कांस्टेंट एंड द क्यूब रूट ऑफ एटॉमिक मास। ठीक है, द कांस्टेंट इज 1.2 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। ये वैल्यूज आपको एक्सपेरिमेंटली मिली हुई है। अभी डेंसिटी क्या हो जाएगी, मास अपॉन वॉल्यूम। न्यूक्लियस का मास हो गया A, वॉल्यूम हो गया 4/3 πr3। आर का एक्सप्रेशन है R0 A⁻1/3। तो ये सब जब करा तो ऊपर का A नीचे का A कैंसिल, और आपके पास सिर्फ बचा 1/4/3 πr0 क्यूब, जो कि कांस्टेंट है। इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे तो लगभग इसका ऑर्डर आ जाता है
10 to the power 17 kg per meter cube. So the most important fact is nuclear density is almost same for different nuclei. हीलियम न्यूक्लियाई हो चाहे आर्यन न्यूक्लियाई हो, सबकी डेंसिटी न्यूक्लियर लगभग सेम है। तो अगर आपसे कोई पूछेगा रेशियो क्या होगा, तो रेशियो हमेशा आप 1:1 पे आंसर टिक करेंगे। बाकी जो क्वेश्चंस आएंगे इस तरह से आ जाएंगे, जैसे आपको जहाँ पे क्यूब रूट परफेक्ट बन रहे होंगे 27, 125, 64, इस तरह के एलिमेंट का एग्जांपल देके क्वेश्चन पूछ लेगा। आपसे पूछ लेगा एल्यूमिनियम 27 का रेडियस r है, तो आयरन 125 का रेडियस कितना होगा, सिंपली आपको क्यूब रूट ले लेना 5/3। कुछ पॉइंट्स ध्यान रखेंगे। फ्री न्यूट्रॉन इज अनस्टेबल, यानी आउटसाइड द न्यूक्लियस जो न्यूट्रॉन है डेट इज अनस्टेबल, और वो न्यूट्रॉन फटाफट 12 मिनट की उसकी हाफ लाइफ है, लगभग 1000 सेकेंड का उसका मान लीजिए 20 मिनट 17 मिनट 17 मिनट के आसपास उसकी मीन लाइफ होगी। तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होगा विद द रिलीज ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड वन एंटी न्यूट्रॉन, इसको हम बाद में भी देखेंगे। तो हमको ध्यान रखना है फ्री न्यूट्रॉन इज अ unstable entity whereas free proton is stable। हाँ, inside the nucleus neutron is a stable entity। तो यहाँ पे आपको इस पोर्शन को सबसे ध्यान से देखना है। यहाँ पे अक्सर आपको क्वेश्चन मिलेगा, बोर्ड में भी आता है, सब जानते हैं, और नीट में भी आपका इस वाले सेक्शन से क्वेश्चन एक आता रहता है। ओके, नाउ वी आर कमिंग टू मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। सबसे पहले समझते हैं मास एनर्जी इक्विवेलेंस। इसके डिटेल में हमको बिल्कुल नहीं जाना है। आइंस्टाइन ने अपने कुछ थ्योरी प्रपोज करी और उन्होंने ये समझाने की कोशिश करी कि मास इटसेल्फ इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, और अगर m मास है तो दैट इज इक्वल टू दिस मच अमाउंट ऑफ एनर्जी mc²। दिस इज कॉल्ड एज रेस्ट मास एनर्जी। और अब अगर टोटल किसी सिस्टम की एनर्जी निकालनी है तो वो निकलेगी E² बराबर pc² प्लस mc² वेयर p इज द मोमेंटम ऑफ पार्टिकल। जैसे फोटोन के केस में रेस्ट मास नहीं है, रेस्ट मास इज 0, तो फोटोन के केस में आप बहुत इजीली निकाल सकते हैं E = pc, और साथ में क्योंकि फोटोन की एनर्जी hc/λ भी होती है, तो वहीं से आपने निकाला हुआ था, याद करिए, मोमेंटम बराबर h/λ। नेक्स्ट वी कम टू द बेसिक पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज बाइंडिंग एनर्जी एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ मास डेफिसिट। उससे पहले आप थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कीजिए कि कोई भी सिस्टम स्टेबल कैसे बनता है। जैसे ये एक प्रोटॉन है और ये एक इलेक्ट्रॉन है बहुत दूरी पर। सबसे पहले तो देखो बेटा, कोई भी सिस्टम स्टेबल बनेगा, स्टेबल कौन होगा, जो अपनी इच्छा से आएगा। जैसे एक क्लास चल रही है, आपको इंटरेस्ट है, आपको मेरे से अट्रैक्शन है, तभी तो आप मेरा लेक्चर देखोगे और सुनोगे। अगर कोई आपको जबरदस्ती लेक्चर में बिठाएगा तो क्या होगा, जब तक वो फोर्सफुली आपको कोई ऑब्जर्व कर रहा होगा तब तक तो आप लेक्चर देखोगे, लेकिन जैसे ही वो हटेगा आप तुरंत कुछ और देखने लग जाओगे या भाग जाओगे क्लास से। तो सबसे सिंपल सा फैक्ट आप समझिए कि कोई भी सिस्टम स्टेबल होगा तो उसकी पहली कंडीशन है देयर मस्ट बी सम अट्रैक्टिव फोर्सेस। सेकेंड, ये सिस्टम जब अट्रैक्शन से आएंगे तो ये खुद ही अपने पास आएगा, और इस दौरान जो सिस्टम है वो खुद ही सिस्टम के जो फोर्सेस लग रहे होंगे, जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रिकल फोर्सेस ऑपरेट कर रहे हैं, तो खुद ही काम कर लेंगे। यानी कि कुछ जो कंजर्वेटिव फोर्स हैं वो वर्क करेंगे, जिसकी वजह से पोटेंशियल एनर्जी में डिप आ जाएगा। यानी अगर हम इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की इनफाइनाइट सैचुरेशन पे 0 लेते तो पास आने में इनकी जो पोटेंशियल एनर्जी है, चाहे वो इलेक्ट्रोस्टैटिक कह लीजिए चाहे कुछ भी कह लीजिए, वो कम हो जाती और वो क्या हो जाती, नेगेटिव। यानी आपको समझ में आना चाहिए कि एक स्टेबल सिस्टम के लिए लोअरिंग ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, और एक सिस्टम बनने के दौरान जितना ज्यादा लोअरिंग ऑफ एनर्जी होगी सिस्टम उतना ही स्टेबल होगा। ध्यान से सुनिएगा। तो यहां पे मैं एक फ्लो चार्ट बना देता हूं। मोर इज द lowering of energy, more stable is the system। और सिस्टम जितना स्टेबल होगा उसको ब्रेक करने के लिए उतना ही डिफिकल्ट होता जाएगा। डिफिकल्ट विल बी टू ब्रेक द सिस्टम, और मोर एनर्जी is to be supplied to break the system। ये जो एनर्जी सप्लाई कराई जाएगा ब्रेक करने के लिए सिस्टम को, यही कहलाएगी बाइंडिंग एनर्जी। तो जैसे
जब एक प्रोटॉन हाइड्रोजन एटम बन रहा है, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन आए, पास में आके इलेक्ट्रॉन जुड़ गया, इससे चक्कर काटने लगा इसके, तो आपने देखा यहाँ पे लोवरिंग ऑफ एनर्जी हो गई और 27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का लोवरिंग आ गई, ठीक है ना। लेकिन आने के दौरान काइनेटिक एनर्जी का गेन हो गया कितने का, प्लस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, तो कुल मिला के लॉस कितने का हुआ, माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, जो आप हाइड्रोजन के केस में पढ़ते हैं ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है। अब अगर इस इलेक्ट्रॉन को फ्री करना है, वापस अपने में इन्फिनिटी पे वापस पहुंचाना है, जिसे आप आयनाइजेशन एनर्जी कहते हो, तो कितनी एनर्जी आपको देनी पड़ेगी, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाहर से दे दीजिए, तो वही क्या कहलाती है, बेसिकली बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है ना। सो आपको ये समझना है किसी भी सिस्टम के बनने के दौरान जितनी एनर्जी की लोवरिंग होगी या जितनी एनर्जी वो रिलीज कर देगा अपने में से, और अगर इसका उल्टा हो जाए, अगर वो एनर्जी और एब्जॉर्ब करने लगे तो वो और अनस्टेबल हो जाएगा। अब नेचर ने क्या किया, नेचर जो अनस्टेबल न्यूक्लियाई है वो बने जरूर, बट नेचर उनको टिकने नहीं देती है। तो हमको सिर्फ कौन से न्यूक्लियाई दिखेंगे, जो कि स्टेबल होंगे, यानी हमको अपने सराउंडिंग में वही न्यूक्लियाई सबसे ज्यादा दिखेंगे जिन्होंने बनने के दौरान सबसे ज्यादा एनर्जी का लॉस किया होगा, ठीक है ना। तो ये कॉन्सेप्ट बस आप समझिए। तो इस बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ के अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी को हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन एक दो चीजें हमको समझ में आ गई कि न्यूक्लियस के अंदर कोई ना कोई अट्रैक्टिव फोर्स तो ऑपरेट करने चाहिए, वरना न्यूक्लियस स्टेबल नहीं होता। दूसरी बात, प्रोटॉन प्रोटॉन का रिपल्शन होता है, उस रिपल्शन के बावजूद न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन रहते हैं और न्यूक्लियस स्टेबल है। इसका मतलब न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस के अलावा कोई और फोर्स एग्जिस्ट करना चाहिए जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्सेस से भी ज्यादा पावरफुल हो। तो वहीं से कॉन्सेप्ट आएगा किसका, न्यूक्लियर फोर्सेस का, ठीक है ना। इतना आप नोट करिए, फिर हम देखते हैं मास डेफिसिट और बाइंडिंग एनर्जी को। So now, suppose z number of proton and a minus z number of neutron, they come together and form a system. This system is called as nucleus. तो हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं, हम एक्सपेक्ट करते हैं न्यूक्लियस का मास होना चाहिए मास ऑफ प्रोटॉन प्लस जितने न्यूट्रॉन्स हैं। दिस इज एक्सपेक्टेड, बट होता क्या है, ये जो न्यूक्लियस का मास है, दिस इज somehow a little less than this expected mass. So there is a difference between the mass of the component and mass of the system formed. This is called as mass deficit. This. And तो हुआ क्या, यहाँ से कंपोनेंट्स थे या कह लीजिए रिएक्टेंट्स थे, और ये एक प्रोडक्ट था न्यूक्लियस। तो जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट की तरफ बनने को गए तो इन्होंने बनने के दौरान अपना कुछ मास, यानी आइंस्टाइन के टर्म पे बोले तो कुछ एनर्जी रिलीज कर दी, क्योंकि ये प्रोडक्ट जब बना तो इसने एनर्जी रिलीज कर दी। दिस प्रोडक्ट विल बी समहाउ मोर स्टेबल। तो इसको ब्रेक करने के लिए इस पे एक उधारी है, इट हैज अ डेफिसिट ऑफ एनर्जी। तो इसको अगर वापस इसके कंस्ट्रक्ट में ब्रेक करना है तो वी हैव टू सप्लाई एनर्जी फ्रॉम द आउटसाइड। तो आप क्या कहेंगे, बाइंडिंग एनर्जी क्या है, या तो बोलिए एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ सिस्टम, और energy required to break, to separate this system into its constituent nucleons will be called as binding energy. So more is the binding energy of a nuclei, more will be the stability, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए हमने एक ड्यूटेरियम का न्यूक्लियाई लेते हैं, तो एक हाइड्रोजन का मास इतना आता है, न्यूट्रॉन का इतना आता है, आपने ऐड किया इतना आया, ठीक है। ये फटाफट करना है, कोई याद देखो प्लस माइनस सीखने के लिए हम लोग यहाँ नहीं बैठे हैं। और ड्यूटेरियम का जो मास आता है न्यूक्लियस का वो इतना आता है, तो देयर इज अ डिफरेंस, यहाँ 2.016 है, यहाँ 2.014, तो डिफरेंस कितना आ रहा है 0.002388। तो ये करस्पॉन्ड करता है किसको, 2.224 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट को। दैट मींस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ अ ड्यूटेरियम न्यूक्लियाई इज 2.224 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दैट मींस टू ब्रेक दिस न्यूक्लियाई, टू ब्रेक दिस न्यूक्लियस इनटू हाइड्रोजन एंड अ न्यूट्रॉन, वी हैव टू सप्लाई दिस मच अमाउंट ऑफ एनर्जी फ्रॉम आउटसाइड। और अगर हम इसको, अब तो भाई बन गए, कंस्ट्रेंट तो बन गए, बनने के बाद अगर हम इसको देखते हैं और यहाँ से हमारे पास कोई रिएक्शन आता है, मान लीजिए इस तरफ से हमारे पास कोई Z(X)A है, और इस पे कोई भी अटैक होता है, मान लीजिए न्यूट्रॉन का या थर्मल न्यूट्रॉन का, और हमको कुछ मिलता है ZY(A+1). तो एक्चुअली इस तरफ रिएक्टेंट है, इस तरफ प्रोडक्ट है। तो आपको सिंपली क्या देखना है, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है ना। ये डिफरेंस आएगा, इसको आप बोल दीजिए Q, ठीक है ना।
अब जो तो ये बाइंडिंग एनर्जी अगर यहाँ ज़्यादा है तो इसका मतलब ये ज़्यादा स्टेबल है, और ये कम स्टेबल था तो बनने के दौरान एनर्जी रिलीज हुई होगी। यानी अगर ये क्वांटिटी पॉजिटिव आ रही है तो आपकी जो एनर्जी है वो रिलीज हुई होगी और आपका सिस्टम क्या होगा, स्टेबल। और अगर ये चीज़ आपकी नेगेटिव आ रही है तो इसका मतलब एनर्जी एब्सॉर्ब हुई होगी और सिस्टम आपका क्या हो जाएगा, लेस स्टेबल या कह लीजिए अनस्टेबल। ठीक है, दिस इज सो सिंपल। तो उसमें कुछ भी नहीं है, बस आपको दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर स्टेबिलिटी। मोर इज द रिलीज ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ सिस्टम, मोर इज द स्टेबिलिटी ऑफ दैट सिस्टम। ठीक है, इतना आप नोट करिए। फिर एक दो ट्रिकी चीजें आपको और बताते हैं। अब देखो बेटा, मास डेफिसिट क्या आपको बताया, न्यूक्लियस का मास है और ये इसके कंस्टिट्यूएंट जो एलिमेंट्स थे उनका मास है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, अगर हम इस इक्वेशन पे यहाँ पर Z इलेक्ट्रॉन्स ले आए और यहाँ पर भी Z इलेक्ट्रॉन्स ले, ध्यान से देखिएगा, कोई फर्क पड़ा? मैथमेटिकली तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, आप समझ रहे हैं भाई। ये Z इलेक्ट्रॉन और ये Z इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, इसको एक जगह ले आ रहे हैं, तो ये क्या बन जा रहा है, Z अब ये क्या बन जाएगा, न्यूक्लियस के मास में इलेक्ट्रॉन का मास हो गया, तो अब ये बन गया मास ऑफ एटम। ध्यान रखिएगा, पहले क्या था, मास ऑफ न्यूक्लियस, अब ये क्या बन चुका है मास ऑफ एटम। ठीक है, और एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन जब आ जाते हैं साथ साथ तो वो क्या कहलाता है, सिस्टम हाइड्रोजन। तो ये बन गया Z1H1 प्लस A माइनस Z मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस मास ऑफ एटम। तो ये बहुत ही ट्रिकी पार्ट हो जाता है, कभी कभी आपसे पूछ लेगा मास डेफिसिट को कैसे लिखना है। तो देखिए, मास डेफिसिट ये भी है जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, जो ब्लैक से लिखा हुआ है। ठीक है, मैं दोबारा से लिख ले रहा हूँ। तो मास डेफिसिट ये भी है, Z मास ऑफ प्रोटॉन प्लस A माइनस Z मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस, और साथ में मास डेफिसिट ये भी है, Z मास ऑफ हाइड्रोजन A माइनस Z मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस मास ऑफ एटम। इसको बहुत ध्यान से देख लीजिएगा बच्चे, कभी भी क्वेश्चन आएगा तो आप लोग एक एक्स्ट्रा एज पर होंगे, क्योंकि बहुत ही कम लोग ऐसे होंगे जो कि इसके अलावा इस फॉर्म से भी काम करेंगे। या कभी कभी क्वेश्चन हो सकता है डेटा ही आपको हाइड्रोजन का दे दे और मास ऑफ द एटम का दे दे, तो वहां पे आप ध्यान रखिएगा, ये भी एक ऑल्टरनेटिव फॉर्म है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। सो नेक्स्ट, कमिंग टू वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। अब हमने एक्सपेरिमेंट से ये पाया कि बाइंडिंग एनर्जी हैज नो डायरेक्ट कोरिलेशन विद द स्टेबिलिटी, whereas if we consider a new physical quantity, that is binding energy per nucleon, mean binding energy divided by the number of total nucleons, proton and neutrons, it has got a direct correlation with stability. And what happens, we draw a graph between, very important graph, binding energy per nucleon versus mass number. ये एनसीईआरटी का ग्राफ है। कोशिश करी है ठीक ठीक बनाने की, बट आप क्लियर कट और एनसीईआरटी से देखेंगे। हम इसके मेन कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे, आखिर ग्राफ क्या कहने जा रहा है। बहुत ज़्यादा आप उसके नंबर्स पे मत जाइए, 2 2 4 6 8 ऊपर नीचे हो सकता है। आप बस ये समझने की कोशिश कीजिए कि छोटे न्यूक्लियाई की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम थी, यानी ये कम स्टेबल थे और ये मोर स्टेबिलिटी की तरफ जाते जा रहे थे, और हाईएस्ट स्टेबिलिटी आपको मिल रही थी आयरन पे, लगभग 8.7 और 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियन पे आपको ये बाइंडिंग एनर्जी यहाँ पे दे रहा था। बीच बीच में कुछ पीक्स आ रही हैं हीलियम, कार्बन, ऑक्सीजन में। अगर आप इनमें खास चीज़ देखेंगे तो इनमें आपको पता चलेगा कि ये इवन कॉम्बिनेशंस हैं और इनमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम है और साथ में पेयर्ड है। अभी हम आएंगे इस पे अदर फैक्टर्स जब हम देखेंगे न्यूक्लियर स्टेबिलिटी के क्या क्या हो सकते हैं, तो आप देखेंगे बीच बीच में पीक आई है, तो यहाँ पे आपकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन आपको एक्स्ट्रा मिल रही है। ठीक है ना। अब आप देखिए कि ग्राफ इस तरफ से अगर आप चाहते हैं, यानी कि हम एक फ्री सिस्टम छोड़ दें जहाँ पे रिएक्शंस चल रहे हैं, लाइफ चल रही है, जैसे स्टार के अंदर रिएक्शंस चल रहे हैं, हाइड्रोजन से स्टार्स की कहानी शुरू हो रही है,
तो एक स्टार के अंदर जैसे सन के अंदर क्या हो रहा है, हाइड्रोजन जुड़ रहा है, हीलियम बन रहा है, फिर वो कार्बन बनेगा, ऑक्सीजन बनेगा, इस तरह से करते करते हाईएस्ट स्टेबिलिटी कहाँ आएगी, आयरन की तरफ। इधर से भी हैवी न्यूक्लियाई भी बन रहे होंगे, बट जो हैवी न्यूक्लियाई हैं वो भी इधर की तरफ आना चाहेंगे और जो छोटे न्यूक्लियाई हैं वो भी इधर की तरफ आना चाहेंगे टू अटेन मैक्सिमम स्टेबिलिटी। छोटे न्यूक्लियर स्टेबिलिटी को कैसे अटेन करेंगे, जुड़ जुड़ कर, यानी कि हमने देखा A लेस देन 30 और A ग्रेटर देन 170 पर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन थोड़ा कम आ रही है। दैट मीन्स ये जो छोटे न्यूक्लियाई हैं ये फ्यूजन से यहाँ आने की कोशिश करेंगे, जुड़ के, फ्यूजन इज जुड़ना, और जो हैवी न्यूक्लियाई है वो फिजन से टूट के यहाँ आने की कोशिश करेंगे। तो पहला पॉइंट। दूसरा, आप देख रहे हैं कि इस जोन में लगभग यहाँ से लेकर यहाँ तक ग्राफ ऑलमोस्ट फ्लैट हो गया, यानी कि यहाँ से आप नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बढ़ रहे हैं, बट उस हिसाब से उनकी बाइंडिंग एनर्जी यानी उनका अट्रैक्टिव फोर्स नहीं बढ़ रहा है। दैट मीन्स जो प्रोटॉन है वो बहुत दूरी तक के, जो न्यूक्लियर फोर्सेस हैं, प्रोटॉन, देखिए प्रोटॉन के चीज में ध्यान रखिएगा, प्रोटॉन पे दो फोर्सेस काम कर रहे हैं, न्यूक्लियर फोर्स वाला अट्रैक्शन और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वाला रिपल्शन। न्यूट्रॉन पे सिर्फ क्या काम कर रहा है, न्यूक्लियर फोर्स वाला अट्रैक्शन। तो जो न्यूक्लियर फोर्स के अट्रैक्शन है ये बहुत दूरी तक काम नहीं कर रहे हैं, वरना बाइंडिंग एनर्जी न्यूक्लियॉन्स के साथ बढ़ती। तो ये आपको कांस्टेंट वैल्यू बता रही है कि नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन बढ़ने के साथ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन बहुत नहीं बढ़ रही है। तो दैट मींस न्यूक्लियर फोर्स मस्ट बी शॉर्ट रेंज फोर्स, ठीक है ना। सो दिस इज ऑल अबाउट न्यूक्लियस, कैसे न्यूक्लियस का कंपोजिशन, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट मास डेफिसिट एंड बाइंडिंग एनर्जी। अब हम क्या करेंगे, 4-5 कुछ क्वेश्चंस लगा लेंगे फटाफट इससे रिलेटेड, ताकि बाइंडिंग एनर्जी का कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए, और उसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट पे जाएंगे जिसमें कि हम देखेंगे किस तरह से अब जब अनस्टेबिलिटी होगी यहाँ पर तो कैसे डिके होंगे, कैसे बड़े न्यूक्लियाई छोटे न्यूक्लियाई की तरफ मूव करेंगे। तो वहां पे हम देखेंगे टाइप्स ऑफ डिके और उसका हम देखेंगे मैथमेटिकल एनालिसिस, ठीक है। तो इस पार्ट को एक बार अच्छे से देख लीजिए और इसके बाद हम लोग चलेंगे बूस्टर सेक्शन की ओर, जहाँ पे 5-6 हम लोग या जितने भी